हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लेंगे। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि थुलाल, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, ये जो थुलाल है ना, ध्यान देंगे, थुलाल नृत्य केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह एकल नृत्य है जिसके 3 प्रकार हैं। इस नृत्य के उद्भव का श्रेय केरल के प्रसिद्ध कवियों में से एक कंचन नाबियार को दिया जाता है। किनको? कंचन नाबियार को जो है दिया जाता है इसका श्रेय। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। मेगुडी, कहीं कहीं आपको इस तरह से मेगुटी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, मेगुटी, तो दोनों तरीके से ध्यान रखेंगे। देखिए, मेगुटी मंदिर जो है यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह चालुक्य वास्तुशैली में निर्मित एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है। ठीक है, और इसे 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद ने, खाली स्थान दिया गया है, शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम के धर्म के संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया था। इब्न इशाक, यहाँ मैं लिखता हूँ इब्न इशाक। ठीक है, याद रखेगी, इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र का वर्णन किया है। राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि घूमर जो है यह किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। तो घूमर जो है यह कहाँ का है? राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर जो है हम लोग एक डेली क्विज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पर 200 जो स्टूडेंट है, 200 कैंडिडेट्स हैं, उनका एक बैच बनाया जाएगा और डेली जो है आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स साइंस, मतलब जितना सिलेबस है ना, जीके जीएस करंट अफेयर्स साइंस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, मतलब डेली क्विज लिया जाएगा। मात्र आपको 149 रुपया पे करना होगा इसके लिए। आपको सभी जानकारी जो है टेलीग्राम पर दे दी गई है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, या फिर आप रैंडमली ऐसे सर्च कर लीजिएगा। और जहाँ पर करीब 24,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, 23.9 के, वहाँ पर आपको जुड़ जाना है। चलिए देखिए, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि दीवाने अमीर कोही क्या है। तो यह एक कृषि विभाग है। क्या है? एक कृषि विभाग है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है। तो यह आपका सतह विवर्तनिकी है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, खाली स्थान दिया गया है, एक ऐसी आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये है आपका, बताइए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मुद्रा जनित मंदी। ठीक है, मुद्रा जनित मंदी, ध्यान रखेंगे इसको। स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों उच्च रहते हैं। यह किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था को
खाली स्थान दिया गया है। अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों शामिल होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा मिक्स्ड, मिश्रित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था। तो ये पहले खिलाड़ी कौन थे, तो मोहम्मद सलीम थे। और ये जो सेल्टिक फुटबॉल क्लब है, एफसी फुटबॉल सी क्लब, ठीक है, फुटबॉल क्लब जो है यह कहाँ का फुटबॉल क्लब है, तो यह एक अमेरिकी फुटबॉल क्लब है। राइट आंसर इसका मोहम्मद सलीम हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में थे, एक थे। तो जनसंघ की स्थापना जो है किसने किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था 1951 में, ठीक है, 1951 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस जो कि ग्रीस में 1896 में आयोजित किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कानपुर है, वाराणसी है और फाफामऊ जो कि प्रयागराज में आता है। तो ये तीनों जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। हजारीबाग जो है ना, यह झारखंड में है, ठीक है। और यह जो है छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर भाग में स्थित है। दामोदर और बराकर नदी जो है हजारीबाग जिले की प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी और उस समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था, ठीक है। तो राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। तो यह लोकसभा कौन सा है, तो देखिए यह जो लोकसभा है, यह लोकसभा जो है 5वीं लोकसभा है। भारत में 1976 ईस्वी में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 5वीं। उसके बाद देखिए मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। वास्तुविदों के अनुसार वास्तुकला के 3 प्रमुख शैलियां हैं। एक नागर शैली है, दूसरा द्रविड़ शैली है और तीसरा बेसर शैली है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर शैली पूछा गया है। तो देखिए जो उत्तर शैली है इसको कहा जाता है नागर शैली, दक्षिण पूछेगा तो द्रविड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। और 1 मई 1939 को उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1 मई 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना का जो है गठन किया था, सेना बनाई थी इन्होंने, फ्री इंडियन लीजन, ठीक है, फ्री इंडियन लीजन याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हमारी आकाशगंगा की आकृति है। आकाशगंगा क्या है, तो देखिए मिल्की वे असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, ठीक है। पृथ्वी पर से नदी के समान आकाश में एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक दिखाई पड़ने वाली चौड़ी चमकीली पट्टी को आकाशगंगा कहा जाता है। और इसकी जो आकृति है वो सर्पिल है, सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है किसके शासन काल में हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी और जहाँ पर हुई थी वहाँ पर किसका शासन था। तो ये आपको पता है कि 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और उस समय वहाँ किसका शासन था, कुशीनीरा में, तो मलो का शासन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अगर हम इसमें से बात करते हैं तिथि क्रम में, यानी कि बिल्कुल क्रम से व्यवस्थित आपको करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा आपका नामदेव, ठीक है। नामदेव के बाद कबीर, कबीर के बाद नानक और फिर मीराबाई, आखिरी में मीराबाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि धान की खेती जो है प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी,
तो यह जो प्रारंभ हुई थी यह नव प्रस्तर काल में हुई थी। नव प्रस्तर काल में लौह निर्मित औजार यंत्रों के द्वारा धान्यों जैसे कि गेहूं जौ इन सब की खेती की शुरुआत हो गई थी। धान्यों, ठीक है, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसमें धान्यों में आपका आ जाएगा गेहूं और जौ। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो देखिए शिमला समझौता जो है ना, यह इंदिरा गांधी जो भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। 1972 में हुआ था शिमला समझौता। और एक है ताशकंद समझौता, जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी की जान ले लिया था। यह ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के था उस समय अयूब खां, उसके बीच में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो तापीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है। ठीक है, थर्मल एनर्जी है। इसके बाद वाटर जल विद्युत है, आणविक विद्युत ऊर्जा का स्थान आता है उसके बाद। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में कुल उत्पादन में तापीय विद्युत का योगदान लगभग 70% है। तो ये आपका तापीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुर्लभ मुद्रा जो है किसको कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसको क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा। यानी कि ऑप्शन नंबर आसानी से सुलभ न हो, यहाँ सुलभ हो लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट अभी तुरंत बताइए इसका आंसर, फिर मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा। देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर है? देहरादून में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अच्छा एक प्रश्न का आंसर आप बताइए, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ना, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है? ऑप्शन मैं दे देता हूँ, देहरादून, मसूरी, नैनीताल और मथुरा, बताइएगा। चलिए भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे जो हैं यह कहाँ बनाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेरम्बूर। यहाँ पर देखिएगा पेरम्बूर तो सब जगह दिया गया। उसके बाद देखिए ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। यहाँ पर देखिए कपूरथला और पेरम्बूर दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए पुस्तक द इनचैंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है द इनचैंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सलमान रुश्दी की और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जैसे कि द सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, सेम पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद और याद रखना है आपको, एक और पूछा जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसमें से जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए, ध्यान रखेंगे 1998 में। और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, उनके अधिकार में नहीं है? तो देखिए ये आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, यह शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य जो मेंबर हैं उन्हीं की तरह यह जो है सामान्य मेंबर की तरह यह शपथ लेता है। कटरीना नाम दिया गया है, तो कटरीना जो नाम दिया गया है ये किसका दिया गया है? तो देखिए ये जो नाम दिया गया है यह दिया गया है हरिकेन को। किसको दिया गया? हरिकेन को। अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान हरिकेन है। ठीक है, इसी का नाम दिया गया है कटरीना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो यह उग्रपंथी नेता थे, आपको पता है, और यह कांग्रेस पार्टी के थे। किसके थे? यहाँ देखिए बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दलीय नेता थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकलेखा समिति जो होता है ना, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं।
15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और इसका जो सदस्य होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है लोक लेखा समिति का। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स पर जब इसने पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर के जब यह इंग्लैंड पहुंचा था तो बर्क के द्वारा इस पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, और 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त भी कर दिया गया था। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो देखिए माउंट सेंट हेलेंस जो है ना, यह कहाँ पर स्थित है बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है माउंट सेंट हेलेंस। जापान में फ्यूजियामा है। जापान में क्या है? फ्यूजियामा है, याद रखिएगी फ्यूजियामा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। अब राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए यह तिरुपुर जो है ना, यह कहाँ पर है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर के निकट स्थित है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बुने हुए सूती वस्त्र। उसके बाद देखिएगा कि एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देशों में से नहीं बहती है? मेकोंग डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, बताइए। तो देखिए ये जो मेकोंग नदी है ना, यह कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य तिब्बत से निकल करके चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में प्रभावित होते हुए दक्षिणी सागर में जाकर के मिल जाती है। यह मलेशिया में जो है नहीं बहती। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं लगती? लाटविया जो है एक बाल्टिक कंट्री है। लाटविया जो है यह कहाँ में है, किस महादेश में है? तो यह यूरोप में है, याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए इसके उत्तर में एस्टोनिया है और बाल्टिक सागर है। पश्चिम में बाल्टिक सागर है, फिर दक्षिण में लिथुआनिया है और बेलारूस है। पूर्व में रसिया मिलता है। तो पूछा है नहीं मिलती है तो कीनिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सबसे पहले याद रखेंगे सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, और यह खारे पानी की झील है और यह जयपुर के निकट स्थित है। जयपुर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, रद्द किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लेटन ने। किसने? लॉर्ड लेटन ने, याद रखेंगे। ठीक है, और यह भारतीय समाचार पत्र पर एक कड़ा प्रतिबंध था। और देखिए लॉर्ड रिपन जो था ना, इसको निरस्त किया था, रद्द किया था। कब? तो 1882 ईस्वी में। चलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था इन्होंने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक, यहाँ पर देखिए फ्री इंडियन लीजन नामक जो है एक सेना भी बनाई थी। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, इन सब आदि विविध विषयों का वर्णन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग जो है इसकी रूपरेखा तैयार करता था। 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? प्राकृतिक सरहद पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा राइट आंसर इसका। यह जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत को अलग करता है। निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट के नाम से जाना जाता है? तो वार्म करंट गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर की जो है एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उच्च वृक्षों वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स यह आर्द्र एवं शुष्क प्रकार के वनस्पति जिसमें उष्ण कटिबंधीय ऊंचे वन होते हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर इसका। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात है।
यहाँ देखिए ये मस्कट जो है ना ये ओमान की राजधानी है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओमान की राजधानी मस्कट है। मोरक्को से कुछ याद आ रहा है? इब्ने बतूता कहाँ का था? मोरक्को के यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि और उलान बटार कहाँ की राजधानी है? बताइएगा, उलान बटोर कहाँ की राजधानी है? दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है? तो देखिए सर्वाधिक जो समृद्ध, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मैं बता देता हूँ, मंगोलिया की राजधानी जो है यह उलान बटोर है। चलिए दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है? तो यह नदी जो है यह दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की अमेरिका की अमेजन नदी है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और सर्वाधिक यह जल राशि वाली नदी है। यह नदी सर्वाधिक जल राशि समुद्र में गिराती है। क्लियर? चलिए तो ये आपका अमेजन हो जाएगा। मिसिसिपी मिसौरी है, ये कहाँ की? अमेरिका की है। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? कि अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिकी देश है, यानी कि दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और इसकी राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है? तो यह जो है फ्रेंड्स कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये राज्य जो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्क वृत्त। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उंगली पर काउंट करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, पुणे में यह स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो शेखर कपूर हैं, ठीक है, शेखर कपूर हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है यह कहा जाता है ग्रुप 2 के जो फ्रेंड्स एलिमेंट हैं उनको। इसमें कौन आता है? बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एस्ट्रोनशियम आता है, बैरियम आता है, कैल्शियम आता है और रेडियम आता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम दिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप 1 के जो हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्षार धातु यानी कि अल्कली मेटल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसियम आता है। चलिए अगला प्रश्न, कूलम्ब प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है? कूलम्ब प्रति सेकंड, देखिए विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उससे विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है, आपको याद होगा। और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर, यहाँ पर देखिए सॉरी ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों का बना हुआ है? तो जो हम लोग हिंदी में सप्तर्षि मंडल कहते हैं ना, तारामंडल, इसको ग्रेट बियर कहा जाता है, ठीक है। बिग बियर भी कहा जाता है, उर्सा मेजर भी कहा जाता है। यह 7 तारों का एक समूह है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है, एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर रहता है। तो ये जो है यह कौन सा है? तो यह है आपका प्रवाल भित्ति। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रवाल भित्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो यह जो प्रतिपादित किया गया था यह न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने इस नियम को 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है, इसका कारण क्या होता है? तो देखिए बल्ब के अंदर आंशिक निर्वात रखा जाता है, अतः बल्ब के फूटने पर बाहर की वायु निर्वात की रिक्त जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर प्रवेश करती है, जिसके कारण तेज आवाज़ होता है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अगला प्रश्न है कि IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20, IR-24, ठीक है, ये सब जो है, इसके अलावा जयंती, सोना, उसके बाद विजया, जया, ये सभी जो हैं धान की हैं। यहाँ पर देखिए चावल दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है 46 होती है। ठीक है, जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होता है, इस तरह से पूछेगा तो 46।
एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई कोई भी चीज़ हमें अपनी वास्तविक ऊंचाई गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी कि उसको निशाना लगाना चाहिए कैसे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो छड़ी से पीटा जाए उसमें न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है, ठीक है। धूल नीचे आ जाती है, ये आपको पहले से भी पता होगा। चलिए, तो ये आपका गति का पहला नियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? तो देखिए निर्गम उपकरण यानी कि आउटपुट डिवाइस कह रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो देखिए रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे, आनुवंशिकता का नियम, मेंडल ने। उसके बाद देखिएगा पेनिसिलिन जो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए किलोवाट घंटा यूनिट है, तो किलोवाट घंटा यूनिट जो है यह यूनिट है ऊर्जा का, ठीक है। राइट आंसर यहाँ ऊर्जा हो जाएगा। और देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर, ये आप याद रखेंगे। बल का आपको पता है न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान जो है यह कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। ऑप्शन नंबर बी, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की में निम्न में से कौन सी पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो यह कहा जाता है लाइजोजोम को। लाइजोजोम क्या करता है? तो देखिए लाइजोजोम पाचन के समय स्वयं फट करके पदार्थों का पाचन कर देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या फिर आप कहिए डाइजेस्टिव बैग भी इसको कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और यातायात प्रबंधन जो है या गोल्जी काय को कहा जाता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में जो है यह राइट आंसर रेनिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? रेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रेनिन अपनी पूर्व अवस्था में प्रो रेनिन के रूप में होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय रेनिन में बदलता है, और रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल करके दूध को दही में परिवर्तित करता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है यह निज अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निज अर्धचालक कहलाते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर संयोजी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका लक्षण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो यह बैरियम और एस्ट्रोनशियम है। एस्ट्रोनशियम जो होता है लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, और बैरियम हरे रंग के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे से राइट आंसर चुन करके बताना। तो सबसे पहले चलिए हम कथन पढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सही दिया गया है। कॉलरा नामक बीमारी जीवाणु से होती है, बिल्कुल सही दिया गया है। एथलीट फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है, ये गलत है, ये कवक के कारण होता है, ठीक है, फंगस के कारण होता है। तो बताइए इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा वो आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी कथन को पहले आप पढ़ लीजिए फिर आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी कथन को आप पढ़िए। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है, बढ़ता है, ठीक है, कम नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद चलिएगा कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह जो गैस उत्पन्न होती है यह गैस कौन सी है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओजोन, ठीक है। कौन सी गैस है? ओजोन गैस है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से देखिए सही कथन जो है कौन सा नहीं है? तो देखिए दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। दूध में विटामिन B1, B2, B6 और B12 पाया जाता है, तो यही जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे सभी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा
कि जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व जो होता है अधिकतम होता है और आयतन जो होता है न्यूनतम होता है। उसके बाद देखिए मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उससे घट करता है, उसे क्या कहा जाता है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लावा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि एंट अमीबा जिंजवालिस कहाँ पर रहता है। तो यह पायरिया के पेरुछेद में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है आप।